हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर यानी कि बीटीसी या डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और ये आपके जीके में भी पूछे जाते हैं। तो ये अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और 2 से 3 वीडियो में इनको हम खत्म कर देंगे। तो आपके एसएसटी के हैं ये क्वेश्चंस, सोशल साइंस के सारे क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो 2 से 3 वीडियो में हम इनको खत्म करेंगे। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। पहला है क्वेश्चन, सन 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया। तो इस क्रांति या आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को बनाया जाना स्वीकार किया गया। आगे है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी। तो डलहौजी देशी राज्यों को किसी न किसी बहाने से अंग्रेजी राज्यों में मिलाता जा रहा था, इसी कारण सभी राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए। तो डलहौजी ने क्या किया था, जो देशी राज्य थे, हमारे यहाँ के राज्य थे, उन राज्यों को सभी को अंग्रेजी राज्यों में मिलाता चला गया और इसी वजह से क्या हुआ, जो हमारे देशी लोग थे वो अंग्रेजों के कट्टर विरोधी हो गए। आगे है, सन 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। तो अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। तो वो लोग क्या करते थे, अंग्रेजी भारत की अशिक्षा थी, जो अंग्रेज थे वो भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता और व्याप्त कुरीतियां जो थीं उनके साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासन अधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझने लगे। उन्होंने भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और भारतीयों को तुच्छ समझने लगे, बेकार समझने लगे। आगे है, सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सैन्य कारण क्या थे। तो यहाँ आपसे सैन्य कारण पूछे हैं, ऐसे ही राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, लेकिन यहाँ पर सैनिकों से जुड़े कारण आपसे पूछे हैं। तो सेना में भारतीयों के साथ वेतन तथा पदों से संबंधित भेदभाव होता था और कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। यानी कि जो कारतूस यूज होते थे उनमें गाय और सुअर की चर्बी लगा देते थे, जिससे कि लोगों की धार्मिक भावना जो थी उसमें ठेस पहुंचती थी, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। आगे, सन 1857 की क्रांति के संदेश का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो आंदोलनकारियों ने रोटी तथा कमल के फूल को इस विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया। और 1857 की क्रांति अगर आपको डिटेल में देखनी है तो चैनल पर 1857 की क्रांति इसके नाम से एक वीडियो बनी हुई है, तो आप डिटेल में जाकर उसे देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। आगे है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष तिथि क्या थी। तो इस आंदोलन के संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई थी। और इस यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब से हुई। तो तिथि तो 31 मई निश्चित की गई, लेकिन ये कार्यक्रम, ये संघर्ष पहले ही स्टार्ट हो गया 10 मई 1857 को ही। तो इनमें आपको अंतर को ध्यान रखना है। आगे है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई। तो इस आंदोलन की शुरुआत बैरकपुर से की गई। नेक्स्ट, कानपुर में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने संभाला। तो कानपुर में नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया तथा अजीम उल्लाह खां उनके सहयोगी बने। नाना साहेब जब नेपाल जेल में बंद किए गए, उनके उपरांत तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली। तो कानपुर में किसने संभाली थी, तात्या टोपे ने, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर लखनऊ में किसने संभाली। अब लखनऊ की आपसे पूछी है, तो अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य के बाद हजरत महल नेपाल चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सन 1857 की क्रांति की कमान किसने संभाली। तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। तो मध्य प्रदेश में किसने संभाली थी, रानी अवंतीबाई ने। आगे है, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का मोर्चा किसने संभाला। तो बिहार के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का मोर्चा संभाला। तो बिहार में किसने संभाला था, कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है, सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की असफलता का प्रमुख कारण
क्या था? तो असफलता का प्रमुख कारण बताना है। तो इस आंदोलन की असफलता का प्रमुख कारण था योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव, यानी कि जो योग्यता थी वो जो नेतृत्व करता थे उनमें कुशल योग्यता नहीं थी। आगे है, सन 1857 के आंदोलन की विफलता का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। जब ये 1857 का जो आंदोलन था ये विफल हुआ, ये बिल्कुल खत्म हो गया, दबकर रह गया, तो क्या हुआ? भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया, डिपेंड हो गया उसी के ऊपर सभी तरह से। आगे, सन 1857 की क्रांति का विस्फोट तय तिथि से कितने दिन पहले ही हो गया? तो क्रांति की तिथि 31 मई 1857 थी, किंतु 10 मई 1857 को ही क्रांति का विस्फोट हो गया। वही क्वेश्चन आगे जो मैं आपको बता रही थी कि अगर तिथि आपसे पूछी जाए कि कब निश्चित हुई तब आपको ये बताना है, लेकिन इस क्रांति की शुरुआत कब हुई तो आपको ये बताना है। आगे है, सन 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। और फ्रेंड्स, आपको ये इन क्वेश्चंस को देखकर ये पता लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ बीटीसी 4th सेमेस्टर के लिए ही नहीं है, बल्कि ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर भी आपसे जीके जीएस पूछा जाएगा, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, सन 1857 की क्रांति के बाद भारत पर क्या असर हुआ? तो 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। जब ये जो 1857 की क्रांति थी, इसके बाद भारत क्या है, पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य पर ही निर्भर हो गया राजनीतिक और आर्थिक रूप से। आगे है, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों में सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास तथा कर्मकांड आदि में सुधार के उपाय किए गए। आगे है, धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है? तो भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थीं, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधारना संभव नहीं था। धर्म से जुड़ी मान्यताएं यथा सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध तथा देवदासी प्रथा जैसी मान्यताएं समाप्त किए बिना सामाजिक कल्याण संभव नहीं था। यानी कि धार्मिक सुधार जो थे, धर्म में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक हमारे समाज में सुधार संभव नहीं था, इसलिए धर्म में सुधार की जरूरत थी। जैसे सती प्रथा जैसी जो कुरीतियाँ थीं, कुप्रथाएं थीं, उनको खत्म करना बेहद जरूरी हो गया, यही धार्मिक सुधार था। आगे है, साइंटिफिक सोसाइटी यानी विज्ञान समिति की स्थापना किसने की? तो सन 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी विज्ञान समिति की स्थापना। ध्यान रखना है, सर अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी विज्ञान समिति की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे है, पारसी सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे पारसी सुधार आंदोलन के नेता। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? तो दलित जातियों के सुधार हेतु ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने तथा कब की? तो सन 1886 में एनी बेसेंट ने मद्रास में इस सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट है, नवजागरण से क्या अभिप्राय है? तो धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के प्रयास को नवजागरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने व कब की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में की थी। अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष किसके द्वारा की गई? तो सन 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। तो किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और किसके सहयोग से की थी? तो केशव चंद्र के सेन के सहयोग से की थी। और कब की थी? तो 1867 में की थी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, किसने की, किसके सहयोग से की और कब की। आपको तीनों का आंसर ध्यान रखना है। आगे है, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से स्थापना करना था। आगे है, रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो रामकृष्ण मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं जो आगे आपको देखने को मिलेंगे।
ये हैं मानव मात्र के कल्याणार्थ हेतु कार्य करना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं का देश विदेश में प्रचार करना, मिशन के लिए योग्य चरित्रवान और कर्मनिष्ठ सन्यासी तैयार करना, ये रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था। आगे है मुस्लिम सुधार फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयत उल्लाह ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब के रूप में उदित हुआ। इस आंदोलन ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता दी। आगे है राष्ट्रीय भावना के विकास में राजनीतिक एकता की क्या भूमिका थी? तो समाजवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावना पनपी। इसने वैचारिक एवं भावनात्मक एकता को बढ़ावा दिया। तो समाजवादी जो शक्तियां थी उनके द्वारा देश में जो सांप्रदायिकता थी, क्षेत्रीयवाद था तथा भाषाई विरोध जो थे उनके बीज बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावना पनपी, यानी कि अखिल भारत की जो भावना थी वो पैदा हुई देश में। इसके वैचारिक एवं भावनात्मक एकता को बढ़ावा मिला इसके द्वारा। आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय भावना के विकास में प्रेस व साहित्य की क्या भूमिका थी? तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेकों समाचार पत्र निकले। 19वीं शताब्दी जब प्रारंभ हुई थी उसके पहले अनेक समाचार पत्र निकले और इनमें प्रकाशित स्वशासन, जनतंत्र तथा औद्योगिकरण जैसे लोकप्रिय विचारों ने समाज में राष्ट्रीय भावना का विकास किया। आगे बढ़ेंगे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के उद्देश्य क्या थे? तो देश के राजनीतिक तथा सामाजिक नेताओं को एकजुट करना और था उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय एकता विकसित करना और राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचार अभिव्यक्त करना। ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का उद्देश्य था। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधाराओं का वर्गीकरण कीजिए। तो ये विचारधाराएं थी नरम दल और गरम दल, दो इसमें दल बने और इस विचारधारा में जो नरम दल था इस विचारधारा में नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मालवीय तथा सच्चिदानंद सिन्हा थे। और एक बना गरम दल, इसमें इस विचारधारा में नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे। तो इसको आप शॉर्ट में एक ट्रिक बना सकते हैं। गरम दल में कौन कौन थे? लाल थे, बाल थे और पाल थे। लाल, बाल, पाल ये तीनों गरम दल में थे। लाल यानी कि लाल से क्या बना? लाला लाजपत राय, बाल से बना बाल गंगाधर तिलक और पाल से बना बिपिन चंद्र पाल। और बाकी के ये जो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मालवीय तथा सच्चिदानंद सिन्हा, ये तीनों चारों किस्में थे नरम दल में थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आगे है होम रूल आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो 1916 में नरम तथा गरम दल दोनों दलों एवं कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। इसी समय बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। तो जब गरम और नरम दल बने थे 1916 में, उसी समय होम रूल आंदोलन का भी प्रारंभ हो गया। और इसका प्रारंभ किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने मिलकर किया। आगे है बंग भंग आंदोलन कब हुआ? बंगाल का विभाजन किस गवर्नर द्वारा किया गया? तो बंग भंग आंदोलन जून 1905 में हुआ। बंगाल का विभाजन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने किया। नेक्स्ट रॉलेट एक्ट क्या है? तो ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले जो लोग थे वो कहाँ तक फैले हुए थे और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रॉलेट की समिति ने जो सिफारिशें की उन्हें ही रॉलेट एक्ट अधिनियम या रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर किसने अपनी सर की उपाधि लौटा दी? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में अमृतसर में, तो इस हत्याकांड से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। आगे है खिलाफत आंदोलन में संघर्ष के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया? तो खिलाफत आंदोलन में संघर्ष के लिए अहिंसक असहयोग मार्ग अपनाया गया। नेक्स्ट है चोरा चोरी कांड की घटना कहाँ हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर यह घटना संपन्न हुई थी और इसीलिए इसको चोरा चोरी कांड के नाम से भी
जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि आपके वन लाइनर क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाएंगे और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 15 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें जरूर। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट की 2 सिफारिशों का वर्णन कीजिए। तो भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले तथा उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो, यानी कि पूर्ण रूप से औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा भी मिले और जितना ब्रिटिश शासन का स्थान है उतना ही उसके उपनिवेशों का भी स्थान हो जो भारत के उपनिवेश हैं। आगे है भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। तो जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पर प्रांतों का भी गठन किया जाए। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ और कब हुआ, तो 1919 में हुआ। आगे है असहयोग आंदोलन 1920 और 22 का मूल उद्देश्य क्या था। तो इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग न करना, यानी कि अंग्रेजों का सहयोग ना किया जाए, इसके लिए क्या किया गया, एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम असहयोग आंदोलन था और ये आंदोलन 1920 और 22 में चला। आगे है गांधी जी ने चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया। तो चोरी चोरा जो कांड था उसके बाद असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। चोरी घटना से दुखी गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो चोरा चोरी कांड में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो उसके बाद गांधी जी का हृदय दुखी हुआ और उन्होंने कहा कि हिंसा से किसी भी तरीके से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। आगे है काकोरी कांड क्या था। तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। धन के अभाव में इन क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूट लिया, यानी कि इनके पास धन नहीं था और इसी वजह से इन्होंने क्या किया, काकोरी में एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूट लिया और इस तरीके से इन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए धन एकत्रित किया। नेक्स्ट है लाहौर कांड से आपका क्या तात्पर्य है। तो भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। 23 मार्च 1931 का लोहार में इन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। तो 23 मार्च 1931 को फांसी लगी थी। किस किस को लगी थी, लाला लाजपत राय पर जो लाठी बरसाने वाला सैंडर्स था उसको मारने के लिए भगत सिंह और राजगुरु गए थे दिसंबर 1928 में और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई। आगे है साइमन वापस जाओ से क्या अभिप्राय। तो साइमन कमीशन जो था अपने देश में आया था, लेकिन साइमन वापस जाओ इसका क्या मतलब था। तो सन 1928 में अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन हेतु नियम बनाने के लिए समिति बनाई जिसका नेतृत्व साइमन द्वारा किया गया। इस समिति में कोई भारतीय नहीं थे, इस कारण साइमन जहां जहां गया वहां जुलूसें हड़तालें हुई और साइमन वापस जाओ को नारा लगाया गया, जोर जोर से नारा गूंजा। यानी कि जो साइमन था इसने ही नेतृत्व किया था भारत के शासन हेतु नियम बनाने के लिए और इसमें कोई भारतीय नहीं था, सब विदेशी थे, सब ब्रिटिश थे। इसी वजह से लोगों ने जगह जगह जुलूस निकाले, जगह जगह हड़तालें की और साइमन वापस जाओ का नारा लगाया। आगे है गांधी इरविन समझौते को समझाइए। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की तथा उनकी वार्तालाप लगभग 15 दिनों तक चली। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के समकक्ष पहुंचाया। आगे है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा के क्या बिंदु थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा के बिंदु निम्न प्रकार हैं। पहला था यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। नेक्स्ट था 3 विशेषज्ञ समितियां, वित्त, मताधिकार एवं राज्यों संबंधी समितियों का गठन। आगे था भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना और 2 मुस्लिम प्रांतों जैसे उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं सिंध का गठन। आगे है पूना पैक्ट कब तय किया गया। तो पूना पैक्ट सितंबर 1932 में तय किया गया था। आगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था।
तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट, गोलमेज सम्मेलन की अवधि क्या थी? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं के नाम थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। ये 4 नेता थे जो कि उदारवादी नेता थे, यानी कि जो नेता थे वो भी 2 पार्ट्स में विभाजित थे, एक उग्रवादी और एक उदारवादी। तो उदारवादी थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेताओं के नाम लिखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेताओं में कौन कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, बाल गंगाधर तिलक थे और लाला लाजपत राय थे। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदारवादी नेता दादाभाई नौरोजी का राजनीति में प्रवेश कब हुआ? तो दादाभाई नौरोजी जो थे उनका राजनीति में प्रवेश सन 1886 के समय में हुआ। आगे है, प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो तापमान और वर्षा में प्रादेशिक भिन्नता होते हुए भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट है, मौसमी पवनें किसे कहते हैं? जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तब भारत में शीत ऋतु होने के कारण हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। इन्हें मौसमी पवनें कहा जाता है, यानी कि स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली हवाओं को मौसमी पवनें कहा जाएगा। आगे है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। देखिए, धरातल की बनावट के कारण भारत की जलवायु प्रभावित होती है। हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण भारत की जलवायु प्रभावित होती है। समुद्र से दूरी और अक्षांशीय स्थिति तथा भूमध्य रेखा से दूरी से भी भारत की जलवायु प्रभावित होती है। और मानसूनी पवनें जो चलती हैं स्थल से समुद्र की ओर, उनकी वजह से भी क्या होता है? भारत की जलवायु प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, समताप किसे कहते हैं? तो समान तापक्रम वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। समताप रेखा किसे कहते हैं? समान तापक्रम वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में चेरापूंजी के निकट मानस ग्राम में होती है, जो 1142 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। आगे है, जलवायु क्या है? तो जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट है, मौसम क्या है? किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। नेक्स्ट है, जलवायु के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो जलवायु के तत्व निम्न हैं, तापमान है, आर्द्रता है, मेघ, वर्षा, वायु वेग, तूफान आदि। नेक्स्ट, मौसम के तत्वों का वर्णन कीजिए। मौसम के तत्व निम्न हैं, देखिए, पवनें, वायुदाब, सौर विकिरण, वायु का तापमान आदि। आगे है, मौसम विज्ञान की संरचना किसके द्वारा होती है? तो मौसम के द्वारा ही मौसम विज्ञान की संरचना होती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा क्या है? तो भारत और चीन के बीच हिमालय की दुर्गम श्रेणियों से होकर गुजरने वाली रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है, यानी कि भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय धरातल का स्वरूप कैसा है? तो भारत के धरातल में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियां, बड़े बड़े मैदान, चौड़े पठार और अनेक द्वीप भी हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो भारत ही नहीं, संसार की सबसे ऊंची एवरेस्ट शिखर 8,848 मीटर नेपाल हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है, दूनी घाटी क्या है? तो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच कई विस्तृत घाटियां हैं, जिनमें एक दून घाटी प्रसिद्ध घाटी है। आगे है, सुंदर वन किसे कहते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के डेल्टा में सुंदर वन पाए जाते हैं। इन्हें ज्वारीय वन भी कहते हैं और सुंदर वन भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? उत्तर भारत में मैदान के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक का प्रदेश भारतीय मरुस्थल कहलाता है। आगे है, खारे पानी की सबसे झील कौन सी है? यानी कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ होने के कारण सभी प्रकार की फसलें यहाँ पैदा होती हैं। भारत चाय, गन्ना, मोटे अनाज तथा तिलहन के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 40% है, यानी कि 40% है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या। आगे है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस की बात करेंगे। आगे के क्वेश्चंस की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे ज़्यादा बड़ी वीडियो में। इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे, 20-20, 24-24, 25-25 मिनट की वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पहली बार देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। टेक केयर। राधे राधे।